SW सोलर नाम का एक शेयर है इंडियन मार्केट में। क्या आपको पता है अभी इसकी क्या हालत है? एक साल पहले यह 828 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई पे था और आज यह शेयर 278 रुपये पहुंच गया है, यानी कि 66% का डिग्रोथ हुआ है इस शेयर में। सिर्फ SW सोलर ही नहीं बल्कि एक और शेयर है ड्रीम फॉक्स करके, यह भी अपने 60 हाई से 68% नीचे आके बंद हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से इंडियन मार्केट की, और मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट का अभी बहुत बुरा हाल है। यह बुरा हाल क्यों हुआ है और क्या परिस्थितियां बनी हैं, मतलब तकरीबन जो है जितने शेयर हैं वो सभी, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से अभी के डेट में 50% के लगभग नीचे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निवेशकों का क्या हाल हुआ होगा। तो इंडियन शेयर मार्केट की मौजूदा परिस्थितियों पे बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं अंगद कुमार सिंह जी, एक ट्रेडर भी हैं और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभी प्रेसिडेंट भी हैं और काफ़ी तजर्बा है, और इससे पहले भी आप परिचित रहे ही हैं अंगद जी से। तो अंगद जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और एक बार फिर से हम लोग मार्केट पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है जी। धन्यवाद। बुरा हाल तो है, नो डाउट बुरा हाल तो है, लेकिन मार्केट है, ऐसे ही होता है। इसमें कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। मार्केट का तो यही नियति, यही नियम ही है। इसमें संभल के रहने की ज़रूरत है, बहुत उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, मैं उनको यही राय दूंगा। कुछ दिनों पहले बहुत सारे ट्रेडर्स टर्न आउट हुए थे मार्केट की तरफ, और इसका बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार भी किया गया था कि आप निवेश करें मार्केट में। और जो निवेशक उन प्रचार को देख करके या फिर वो जो एडवर्टीजमेंट चल रहे थे उसको देख करके ऑबलाइज हुए होंगे, उनकी तो खटिया खड़ी हो गई हुई। देखिए अंसारुल जी, ये मार्केट इसी को बोलते हैं, स्टॉक मार्केट जो नाम है, उसमें पहले ही होता है कि दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वोलेटिलिटी रहती है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नए आए हैं उनको मैं ये बता दूं, चूँकि मेरा देखिए मार्केट में 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। एक दौरान नहीं, कई दफ़ा मैं इस ऐसे कंडीशंस से मैं गुजर चुका हूँ। तो तकलीफ़ होता है किसी को भी। जैसे आज मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाया, उसका गिर के 40% गिर गया तो 60,000 पे आ जाता है, किसी को भी तकलीफ़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप अभी घबरा के बेच देंगे तब ना वो 40,000 का लॉस आपको हुआ, पड़ा हुआ है। जिस तरह आप धैर्यपूर्वक ज़मीन खरीदते हैं, आप ज़मीन खरीदते हैं तो क्या रोज़ रोज़ देखने जाते हैं कि मेरा ज़मीन का रेट आज कितना हो गया, आज कितना हो गया। ज़मीन बाबा खरीदते हैं और पोता बेचता है। आम का पेड़ बाबा लगाते हैं और फल पोता खाता है। तो एक आम खाने के लिए आपको 35 साल और 30 साल इंतज़ार करना पड़ता है। शेयर मार्केट में आप 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया लगाते हैं और पर डे देखते हैं कि भाई मेरा आज क्या क्या पोजीशन हुआ। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को समझिए, समय देने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सीख कर, समझ कर और तब इसमें उतरे। और तीसरा चीज़, अच्छे स्टॉक्स चुनें। ये नहीं कि सुन लिया और कुछ भी ले लिया, ये नहीं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे SW यानी कि स्टर्लिंग विल्सन की बात कर रहे थे कि 800 रुपए से गिर के कुछ 70 के आसपास 278 पे आ गया है। 828 रुपये पे 828 रुपये इसका ऑल टाइम हाई था जो पिछले साल मई में था, और अभी 278 पे आ गया है। लगभग 65-70% के आसपास इसमें डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं उन सारे निवेशकों को यही बोलूँगा कि होता क्या है कि पिछले साल एक थीम चली थी, जिस कंपनी के साथ सोलर जुड़ा हुआ था, ग्रीन एनर्जी जुड़ा हुआ था,
आओ देखो न ताओ देखो खरीद लो, ये खूब रिटर्न दे रहे हैं, अंधाधुंध चले जा रहे हैं। और उसी में जो छोटे निवेशक थे वो देखा देखी फंस गए। ठीक है, इनको मालूम नहीं कि हमें एंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है। इन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कि किसी ने 600, 700 या 800 पे खरीदा होगा, आज वो 278 पे, तो वो तो अपना माथा पीट रहा होगा, है कि नहीं। आपको सिर्फ शेयर किसी ने कह दिया, एक चीज देखनी है, पूरी बात मुझे कंप्लीट जी। ये मैं स्टर्लिंग विल्सन की बात कर रहा हूँ, उसी स्टॉक का हम लोग एनालाइज पहले कर लें। तो आप उसके बैलेंस शीट को भी देखिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री को भी देखें। जैसे क्रिकेट में सिलेक्शन होता है उन्हीं का जिनका रणजी में अच्छा प्रदर्शन होता है, यानी आप पास्ट हिस्ट्री देखते हैं ना। आप शेयर किसी ने कह दिया टीवी पे और आपने खरीद लिया, आप उसका पास्ट रिकॉर्ड देखे हैं। स्टर्लिंग विल्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2021 में भी लॉस दिया था। लॉस इन द सेंस कि बैलेंस शीट में लॉस। वो कंपनी कभी प्रॉफिट दिया ही नहीं है। कभी 3,000 करोड़ का लॉस, किसी साल 2,000 करोड़ का लॉस, किसी साल 5,000 करोड़ का लॉस। 21 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार 4 साल से वो कंपनी का बैलेंस शीट नेगेटिव में जा रहा है। उस कंपनी को आप खरीद रहे हैं कि मेरे धन को, मेरे इन्वेस्टमेंट को ये 4 गुना कर देगा। तो गलती तो आपकी है। किसी ने टीवी पे आके बोला कि जितनी भी सोलर एनर्जी है सबको खरीद लो, तो आपने देखा कि स्टर्लिंग विल्सन सोलर एनर्जी कंपनी में काम करती है, इसको खरीद लो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। भेड़ की चाल नहीं चलनी है, अपना भी दिमाग लगाना है। सोलर एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो या रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे उसी में आते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, आदमी करे तो करे क्या। आप एक तरफ जब कह रहे हैं, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लोग पेशेंस कैसे रखें? ये तो FIRs वाले सारे निकल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, लाखों लाख रुपए लेके इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं। ट्रंप सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, कभी टैरिफ की बात होती है, कभी कुछ की बात होती है। तो ये पूरा एक तरह से हॉरेबल सिचुएशन है। सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, टिकना चाहिए या नहीं टिकना चाहिए। वो जो 40,000 लाख में अगर 40,000 लोग को बचे हैं, कहीं वो भी ना साफ हो जाए, ऐसे में लोग ख्याल रखते हैं। मैं पॉइंट दर पॉइंट आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहला आपने बोला कि एक तरफ बोला जाता है पेशेंस रखें। पेशेंस रखें, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉक का सिलेक्शन। हम अच्छे से स्टॉक को चुने। आप स्टॉक सिलेक्शन में ही गलती कर रहे हैं। स्टॉक सिलेक्ट जब आप कर रहे हैं तो आप इसी मार्केट में, आज देखिए मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप 20%, 22% के लगभग में गिरा है। बिग कैप 17% गिरा है और जो निफ्टी 50 है वो भी 12% गिरा हुआ है। लेकिन इसी मार्केट में ऐसे भी शेयर्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे टिके हुए हैं। ठीक है, क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि उनका बैलेंस शीट आप उठा के देखिए कि जहां इंडिया का ग्रोथ रेट गिर रहा है, उस कंडीशन में भी उनका बैलेंस शीट कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो है मार्केट में हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरने वाले ही स्टॉक है। जिन कंपनियों का बैलेंस शीट कमज़ोर होगा, जिनका क्वार्टरली रिजल्ट कमज़ोर रहेगा, जिनका ईयरली रिजल्ट, आप स्टर्लिंग विल्सन की बात कर रहे थे, एक क्वार्टर खराब होता है तो कंपनी का स्टॉक गिर जाता है। इसका तो पूरा का पूरा साल खराब है। आप 2021 में देखिए 5,000 करोड़ का लॉस, 2022 में लॉस, 23 में लॉस, 24 में लॉस। आप बताइए कि आप स्टॉक ले रहे हैं। आप कई कंपनियों को यहाँ पे ये भी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, यही इसी से मेरा एक सवाल उभर के ये आ रहा है, क्या कई कंपनियों को ये भी देखा जा रहा है कि उनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं, उनका बैलेंस शीट भी, उनका ग्रोथ रेशियो भी बढ़िया रह रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके उसके शेयर गिर रहे हैं। आ रहा हूँ मैं, पहले स्टर्लिंग विल्सन को कंप्लीट कर लो। दूसरा चीज़ आप जैसे देखें कि स्टर्लिंग विल्सन जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का PE 44 का है और स्टर्लिंग विल्सन का जो PE है वो 244 का है, 240 का है। यानी अपने सेक्टर से वो 5 गुना PE पे ट्रेड कर रहा है। PE क्या है? वैल्यूएशन है। यानी कि समझिए कि मैं भी, अंसारुल जी, आलू बेच रहा हूँ, आप भी आलू बेच रहे हैं। मेरे आलू की कीमत 44 रुपये है और आपके आलू की कीमत जो 244 रुपये है, और खरीदने वाले कह रहे हैं कि नहीं हम अंसारुल जी वाला आलू लेंगे, और खरीदने के बाद तब माथा पटकेंगे कि अरे भैया महंगा खरीद लिए। तो मेरा कहना है कि खरीदने से पहले क्यों नहीं आप रिसर्च किए कि उस सेक्टर का
पी 44 रुपए है और आप 244 वाले को खरीद रहे हैं, तो क्या आपकी गलती नहीं है? आपके रिसर्च में कमी है। तो पहले अच्छा स्टॉक खरीदे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि आप पेशेंस रखें। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन मार्केट। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले ही कहता हूँ, और ये मेरा कहा हुआ नहीं है, तो मार्केट के दिग्गज लोग हैं वो कहते हैं। वारेन बफेट तो कहते हैं कि एक स्टॉक को खरीदो और 10 साल तक उसको देखो ही मत, बशर्ते आपका जो स्टॉक है वो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। आप सुजलॉन एनर्जी, ये भी एक सोलर कंपनी है। 2008 में जब मैं ट्रेडिंग करता था सर, ये 400 रुपए का शेयर हुआ करता था और वापस 4 रुपए पे आ गया था 400 रुपए से। 99% खत्म, 1% बचा हुआ था। ठीक है, आप तो 60% वाले की बात कर रहा हूँ, मैं 99% वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ। सुजलॉन एनर्जी 2008 में 400 रुपए का 2007 में हुआ करता था, फिर गिरते गिरते वहाँ से 4 रुपए पे आया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ दे ही नहीं रही थी, उसके ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, उसको लॉस हो रहा था, उसके खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम था, बैलेंस शीट में कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा था, तो स्टॉक में भी डाउनफॉल हो रहा था। आज देखिए वहीं 4 रुपए से रिकवर करके वापस सुजलॉन एनर्जी 70 और 80 रुपए के आसपास आ गया है। तो यानी कि जब कंपनी ने अपना वर्किंग स्टाइल बदला, कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी, तो इन्वेस्टर्स उधर झुकने लगे, और यही नियति है, यही मतलब लोगों के बीच जो आम ट्रेडर्स हैं अभी उतने जो बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। एक तो पहले ये कहा जा रहा था, पहले कुछ दिन पहले जब स्टॉक्स शेयर मार्केट जब गिर रहे थे या मार्केट में उथल पुथल मच रही थी, तो लोग ये कह रहे थे कि भाई यूक्रेन इजराइल युद्ध है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी तो कुछ वैसा है भी नहीं सिचुएशन, लेकिन फिर भी मार्केट संभल नहीं रहा है। कल की भी रिपोर्ट है कि डाउ जोन्स और जो अमेरिकन जो मार्केट है वो बहुत नीचे बंद हुए हैं, 700 पॉइंट्स जो है डाउ जोन्स कम हुए हैं। तो कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है और मार्केट किधर जाएगा, लोग जो है बहुत कंफ्यूजन में हैं। देखिए मार्केट जो है ना, बहुत इसको संवेदी सूचकांक इसीलिए करते हैं, बहुत संवेदनशील होता है। कुछ भी होगा तो मार्केट तुरंत गिर जाएगा। इसको बढ़ने के लिए 10 कारण चाहिए, गिरने के लिए एक कारण काफ़ी है। ठीक है, पहले रसिया यूक्रेन हुआ, फिर मिडिल ईस्ट हुआ, इजराइल ईरान हुआ, उस पर गिरा, फिर यूएस में इलेक्शन चल रहे थे, उस वजह से भी गिरा। ये सारे जब ख़त्म हो गए तो इंडिया का क्वार्टरली जो 3rd क्वार्टर होता है उसको बहुत इम्पोर्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो है 3rd क्वार्टर का रिजल्ट आना शुरू हो गया। आप देखें कि देश की इकॉनमी 8.2 थी पिछले साल, फिर इस साल के लिए फोरकास्ट किया गया था 7.2। उस फोरकास्ट को डाउनग्रेड करके फिर S&P ने बोला कि नहीं, इंडिया का 7.2 ग्रोथ रेट नहीं रहने वाला है, 6.7 होने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले एनएसओ जो सरकार की एजेंसी है, उसने बोला कि हम जो है हार्डली हम अचीव कर पाएंगे इस साल का 2024-25 का जो हमारा ग्रोथ रेट होगा जीडीपी का, वो हम हार्डली अचीव कर पाएंगे, डेट इज़ 6.4%। तो ठीक है, तो आपका जब इकोनॉमी ही डाउनफॉल होगा तो मार्केट डाउनफॉल क्यों नहीं होगा? पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें और एक कारण है कि डॉलर का मजबूत होना, रुपए का कमज़ोर होना, यह मेरे नज़र में सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट उठ नहीं पा रहा। और एफआईआई जो आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, तो एफआईआईज़ को आप बताइए कि अगर किसी एफआईआईज़ के इंस्टीट्यूशन ने मार्केट में, इंडियन मार्केट में पैसा डाला जब डॉलर 70 रुपये था, आज डॉलर 88 के आसपास आ गया है। ठीक है, आप देखिए 23% उसका नुकसान हो गया, 23% उसका नुकसान हुआ। अब वो कौन सा स्टॉक खरीदेगा? प्लस ये तो डायरेक्ट करेंसी टू करेंसी कन्वर्जन में लॉस हो रहा है, प्लस वो जो पैसा लगाते हैं तो स्टॉक मार्केट भी उनसे कमीशन लेती है, भारत सरकार टैक्स लेती है, ये सब करके पहुंच जाता है 30%। अब जब 30% उसको यहाँ पे दे देना है तो उसको उससे ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा तब ना यहाँ टिकेगा।
तो वो यहाँ से निकल जा रहे हैं कि भाई इतना जो है 30% रिटर्न पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने आंधी की तरह वो पहले आते थे, बल्क में पैसा लेके, डॉलर लेके आते थे और किसी भी स्टॉक में लगा देते थे और स्टॉक, इंडियन स्टॉक जो है धाएं धाएं ऊपर बढ़ता था, तो उसमें इसी वजह से कमी आई है। क्योंकि जब तक डॉलर का गिरना नहीं रुकेगा, FII सेंटिमेंट को आप नहीं मजबूत कर सकते हैं। एक चीज़ अंगद जी थोड़ा सा उस पर भी रोशनी मेरे ख्याल से डालनी चाहिए हम लोगों को कि ट्रम्प टैरिफ खेल रहे हैं और अमेरिकन मार्केट धराम, और जब अमेरिका गिरता है तो इंडिया भी। तो ये क्या चक्कर है? ये ट्रम्प को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे कितना टैरिफ लगाना है, या ये कुछ गेम प्लान कर रहे हैं? नहीं, ट्रम्प के आने के बाद मार्केट, अमेरिकन मार्केट बढ़ा है। कल की बात छोड़ दीजिए, कल जो आप बोल रहे हैं कि डाउ जोन्स 700 पॉइंट गिरा है, तो अभी अमेरिकन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। 700 पॉइंट इसलिए गिरा है, उसके कुछ लोकल कारण है। पहला कारण ये है कि देखिए, यूनाइटेड जो हेल्थ केयर ग्रुप है, वहाँ की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है, इंश्योरेंस करती है, मेडिकल इंश्योरेंस करती है। तो उसमें कंप्लेन आया है कि उनकी जो बिलिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जांच के घेरे में आ गया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गया है। वहाँ की एक अदालत ने इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया है कि आपकी जो बिलिंग है वो गड़बड़ तरीके से हो रही है। तो इस वजह से उस कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा। उसके बाद से एनवीडिया जो कंपनी है, जो AI के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चिप बनाती है, उस एनवीडिया में लोगों का सेंटिमेंट खराब हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना ने जो है डिपसिक के आने से जी, डिपसिक, चाइना ने जो AI इन्वेंट किया है डिपसिक, वो उनसे 40 गुना सस्ता है जो लागत कॉस्ट है। तो अमेरिका की जो चैट GPT है, जिसको ये एनवीडिया अपना चिप सप्लाई करती है, तो उसको, लोगों को ये डर है कि भाई जब सस्ता, इससे 40 गुना सस्ता जब मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो लोग इसको क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो एक डर, दूसरा डर ये हो गया। और तीसरा डर ये है कि अगले वीक जो है टेस्ला, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और उस रिजल्ट में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार उनकी जो बुकिंग हुई है, एडवांस बुकिंग, उसमें डाउनफॉल आया है। तो ये लोकल कारण है अमेरिका के, जिसके वजह से कल डाउ जोन्स 700 पॉइंट गिरा है। बट ओवरऑल आप देखें तो अमेरिकन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द ही है। इंडियन मार्केट, चाइना बहुत बूम पे है। जी, चाइनीज मार्केट बूम पे है। उसके भी कुछ कारण है। अभी कुछ दिन पहले चाइना की स्थिति काफ़ी ख़राब बोला जा रहा था। देखिए, चाइना आज के डेट में सर उस स्थिति पे पहुंच गया है जहां वो अमेरिका से कंट्रोल होने वाला नहीं है। ट्रम्प साहब सोच रहे हैं कि टैरिफ लगा के हम चाइना को जो है परेशान कर देंगे और चाइना के इकोनॉमी को हिला देंगे। तो चाइना अब अकेले एक किसी भी देश, अमेरिका से नहीं कंट्रोल होगा सर। चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन अभी अमेरिका के पास भी नहीं है और चाइना ने एक नहीं 2 6th जनरेशन फाइटर प्लेन का इजाद कर लिया है। जो J-36 की बात हो रही है, उसका कार्ड तो दुनिया में किसी देश के पास है ही नहीं। आप क्या करेंगे? प्लस उसने ये बोल दिया है कि जो हम पहला देश किसी को हम सप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान को करेंगे। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे टेंशन देने वाली यह न्यूज़ है। एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, बीच में हिंदुस्तान, और मज़े ले रहा है अमेरिका, ठीक है। क्योंकि चाइना कुछ भी ईजाद कर ले, वो लड़ने तो अमेरिका से जाएगा नहीं, दूरी बहुत ज़्यादा है। चाइना को अपना बॉर्डर अगर बढ़ाना होगा तो वो तो हिंदुस्तान में ही घुसेगा ना, या पाकिस्तान की तरफ भागेगा। वही कर रहा अपने अगल बगल के देशों को, ताइवान वगैरह, इन सब को जो है परेशान करता है। तो विस्तारवादी नीति तो उसकी रहती ही है। चाइना को देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए सारे देशों को एक मंच पे आना होगा। और मुझे लगता है कि ट्रम्प टाइप के जो नेता हैं, उनकी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी को दोस्त बोलते हैं, अगले ही दिन उस पर टैरिफ लगा देते हैं कि ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात हो रही है कि तुम जितना हम पे लगाते हो
तुमको उतना ही लगाएंगे। तो रेसिप्रोकल ट्रैफिक अगर टैरिफ वो लगाते हैं तो इंडिया को बहुत लॉस होगा, हालांकि लॉस उनका भी है। रेसिप्रोकल टैरिफ की जो अभी आप बात कर रहे थे, जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, अब देखिए अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अमेरिकन कंपनी जो इंडिया में दवा बेचती है, ठीक है, सेबॉट हो गई, और भी कंपनियां हैं, जॉनसन एंड जॉनसन और भी कंपनियां हैं, तो वो लोग जब इंडिया में आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनसे जो है सपोज करिए 10% टैक्स लेती है। इंडिया की कंपनी से सन फार्मा है, ये है आपके सिप्ला है, कैडिला है, ये लोग अमेरिका में जब बेचते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट 3% टैक्स लेती है। तो ट्रम्प का कहना है कि आप हमारी कंपनी से 10% ले रहे हैं तो हम आपसे 3 क्यों लेंगे, हम इस 3 को बढ़ा के 10 तक ले जाएंगे, जितना आप लेते हैं उतना हम लेंगे। तो इससे उनको ही नुकसान है, ठीक है। नुकसान इसलिए है कि जो इंडियन कंपनियां हैं जो वहाँ पे सप्लाई दे रही हैं 3% पे, अचानक आप 3 से जब 10% करेंगे तो उनका तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा उस देश में, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर की चीज़ है। अमेरिका में एपीआई सप्लाई इंडिया करता है। एपीआई वो बेस होता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, जो टैबलेट्स होती है ना, वो चाइना देता है या इंडिया देता है। तो चाइना को तो आपने पहले ही टैरिफ बढ़ा दिया, तो आपको चाइना से सस्ता इंडिया का मिल रहा था। आप बोल रहे हैं कि इसको भी रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत जो है हम इस, तो आपके यहाँ तो दवाइयाँ महंगी होंगी। जब दवाइयाँ महंगी होंगी तो आपकी पब्लिक आप ही से प्रश्न पूछेगी। ये कहीं ना कहीं दोधारी तलवार की तरह है। दोधारी तलवार। लेकिन इसमें इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो फिर कैसी सिचुएशन बनती है? देखिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, आप पिछले साल का देख लें या उसके पिछले साल का देख लें, हमारा ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं रहता है अमेरिका के साथ। ट्रेड हमारा सरप्लस में रहता है। यानी कि जितना हम अमेरिका से सामान लेते हैं, जितने वैल्यू का, उससे ज़्यादा वैल्यू का सामान हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ट्रेड सरप्लस में रहता है। तो नुकसान हम लोगों के लिए ज़्यादा है। तो जब वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनके देश में जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी वो तो महंगी हो जाएंगी, ठीक है। हम फॉर द टाइमिंग हमारा हो सकता है कि वहाँ के लोगों का डिमांड कम आए क्योंकि अब महंगी हो गई। तो दूसरी तरफ आप ये भी तो देखिए कि वो ज़रूरियात चीज़ें हैं। इंडिया बासमती राइस भेजता है, जिसको बासमती राइस खाने की आदत पड़ गई है, अगर वो अमेरिका में 500 रुपये में ख़रीद रहा है, कल वो 550 का हो जाएगा तो वो ख़रीदेगा फिर भी। इंडिया हल्दी सप्लाई करता है। इंडिया जो है, अभी ट्रम्प साहब को नहीं पता है, ये भाषणबाजी ज़्यादा करते हैं, इनको ग्राउंड रूट पे काम करना होगा। इंडिया जो भी चीज़ें अमेरिका को देती है ना, वो बेसिक चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ तुम लगाओ, इंडिया बंद कर दो, इससे नुकसान अमेरिका को है। इसलिए आप देखिए, सस्ती दवाइयाँ कौन देश नहीं चाहता है। आज पाकिस्तान हमारे बगल में है, वहाँ के लोग अगर किसी को ट्यूमर हो गया है, उसी ट्यूमर को निकलवाने अमेरिका जाते हैं तो 4 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। उसी ट्यूमर को अगर इंडिया में कराते हैं तो 40 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो 10 गुना का अंतर है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट तो वहाँ पड़ेगा देर सवेर, ठीक है। हम अमेरिका से तेल नहीं लेते, तेल यानी क्रूड नहीं लेते, लेते भी हैं तो बहुत कम। मेजर हम क्रूड जो है वो लेते हैं मिडिल ईस्ट से लेते हैं या फिर रसिया से भी ले रहे हैं। तो हमारा लॉस नहीं है मेरे नज़र में, क्योंकि अच्छा आईटी हम सप्लाई करते हैं। आप बताइए कि अमेरिका में हर चीज़ कंप्यूटर से चलता है। बात हम लोग अमेरिका की कर रहे हैं और ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं। अभी हाल 2-3 दिन से आप बयान भी सुन रहे होंगे कि वो इंडिया को जो है ऐड देना भी अब बंद कर रहे हैं। तो ये ट्रम्प जिस तरह से हाउडी मोदी और अब की बार ट्रम्प सरकार, और इंडिया में तो बहुत सारे जो समर्थक हैं वो लोग हवन वगैरह भी कर रहे थे, तो ये दोस्त जो है दगाबाज क्यों निकल रहे हैं? देखिए, ट्रम्प साहब जैसे मैंने बताया ना कि वो कुछ ज़्यादा ही वोकल हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम पैसे बांटकर
और अपने जनता को हम खुश करके देखें, ठीक है। हालांकि एक तरह से ये पहलू मुझे ठीक भी लग रहा है, क्योंकि देखिए जो उन्होंने ऐड देने के लिए मना किया है कि हम नहीं देंगे, उसके पीछे एक कारण आप समझ लीजिए। जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। आप समझिए कि पूरे दुनिया का 36.43% पूरे दुनिया का जो कर्ज है उसमें सिर्फ अमेरिका के ऊपर उतना कर्ज है जितना हमारा पूरे हिंदुस्तान का जीडीपी है, 4 ट्रिलियन। उससे ज़्यादा वो लोग हर साल सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। समझिए उनके ऊपर कर्जा कितना है। और आपको याद होगा कि दिसंबर में जब बाइडेन सरकार जाने वाली थी, उस दौरान लास्ट के चंद वीक बचे हुए थे, एक बिल को वहाँ के पार्लियामेंट ने रोक दिया कि हम लोग इस पर साइन ही नहीं करेंगे। और सरकार के पास सिर्फ 2 दिन का पैसा खर्चे के लिए बचा हुआ था। तो सुपर पावर काहे का है? कर्ज खाओ, पहलवान बनो, यही है सुपर पावर, ठीक है। तो ट्रम्प साहब ने ये वादा किया कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, अमेरिका के ऊपर जो कर्ज हो रखे हैं उसको हम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? तो फिजूल खर्ची को रोक के। WHO से भी अलग हो गया, वहाँ भी बहुत सारे पैसे जाते थे अमेरिका से, वो भी एक सेव हुआ। वही वो भी जो है इसी रणनीति का हिस्सा जी। अब देखिए, तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट आते हैं बनाया, डोजे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बोल के, और उसका चीफ बना दिया एलन मस्क को। ये लोग डोजे क्या करेगी? ये देखेगी कि सरकार कहाँ फिजूल खर्ची कर रही है, किस खर्चे को हमें तुरंत रोकना चाहिए। इस खर्चे को हम रोक देंगे तो हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम होंगे। और उन्होंने ही ये अनुमान लगाया है कि 4 ट्रिलियन हम सिर्फ एक साल में बचत करने जा रहे हैं। फरवरी 2026 को डोजे का ये फर्स्ट सेशन एक्सपायर कर जाएगा। एक साल के अंदर 4 ट्रिलियन यानी जितनी पूरे हिंदुस्तान का जीडीपी है उतना वो सिर्फ सेविंग करने का उनका प्लान है एक साल के अंदर। और उसका वो क्या करेंगे? उसका 20% वो कर्ज उतारने में दे देंगे, रीपेमेंट कर देंगे कि देश का कुछ कर्ज कम हो। 20% उसका अमाउंट जो है वो जो उनके टैक्स पेयर जिनसे वो टैक्स लेते हैं उनको वो चेक के माध्यम से रिफंड कर देंगे। तो एक एक आदमी को वहाँ पे $5,000 रिफंड मिलने वाला है और ये शुरू तुरंत होने वाला है, ठीक है। तो उसी दौरान जो है जो 4 ट्रिलियन सेविंग करने की बात हो रही है उसमें तुरंत ये हुआ कि 1 ट्रिलियन तो हम इंस्टेंट विद इन 2 मंथ्स सेविंग कर सकते हैं, 3 मंथ सेविंग कर सकते हैं। 4 क्वार्टर में 1-1 ट्रिलियन करके 4 ट्रिलियन उनको सेविंग करनी है। तो उसी में ये आया है कि भाई हिंदुस्तान को हम लोगों ने जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमने वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर जो है हम देंगे ताकि वोटर्स को जागरूकता बढ़ाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो एड देते हैं उसके लिए। तो ये बहुत बड़ा रकम देखिए इंडिया के लिए नहीं है। क्या है 100 अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो 182 करोड़ रुपया आ रहा है। इससे ज़्यादा तो हमारे कॉरपोरेट वाले दान दे देते हैं। एक कॉरपोरेट हाउस इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 400 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ 1200 करोड़ भी एक पार्टी को मिला था। तो इससे ज़्यादा तो अमेरिका क्या देगा, उससे ज़्यादा तो हमारे हिंदुस्तान की। चलिए ये समझ में आ गए कि उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है जो इंडिया के खिलाफ कुछ चीज़ें जैसे छात्रों के रिटर्निंग का मामला वो जो यहाँ से जो अमेरिका में जो रह रहे थे अवैध प्रवासी के तौर पे जो है उन्होंने बाहर निकाला, तो जिस तरीक़े से उन्होंने लेकर के आए पैरों में भेड़िया बांध कर और तमाम चीज़ें वो सब ने देखा, तो वो सब चीज़ें जो है और इस तरह की नकारात्मक बातें जो कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्योंकि अमेरिका चाइना के मुकाबले हम लोग अमेरिका को तरजीह देते रहे हैं और अमेरिका की जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं इंडिया के हित में अच्छा नहीं माना जा रहा है।
बहरहाल बातें तो बहुत सारी हुई। अब थोड़ा सा हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब 5 जून 2024 के बाद पहली बार 22,800 से नीचे बंद हुआ है निफ्टी। उसके बाद जो है सेंसेक्स 425 अंक गिरकर आज 75,311 पे लास्ट ट्रेडिंग डे में बंद हुआ। इसके अलावा सर अगर गिरावट की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं निफ्टी अपने हाई से अब तक जो है लगभग 13.53% नीचे आ चुका है, जबकि बैंक निफ्टी करीब 10% गिर चुका है। ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है और इससे मार्केट में बहुत जो है कौतूहल मचता है। मिड कैप की निफ्टी मिड कैप की बात तो आपने की ही, वो भी 17% नीचे है। उसके अलावा सेंसेक्स अपने हाई से जो है वो भी जो है गिर करके 12%, हाँ, FIRs निकल रहे हैं जो है। इसके अलावा जो ये सब शेयर होल्डर्स हैं, इनके हालात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जिन्होंने SW सोलर में जो 66% डाउन में है, नीचे है, उसमें पैसा लगाया होगा, ड्रीम फॉक्स लगाया होगा। डालना प्लेटफॉर्म है 60% नीचे है। उसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर है 52% नीचे है। चेन्नई जो है पेट्रो है, ये भी 60% नीचे है। मैं कुछ ऐसे कंपनियों के जो शेयर जो वैल्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा नीचे गिरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। होनासा कंज्यूमर है 59% है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के 60% 70% तक शेयर जो है नीचे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, और अगर हम तो दुआ करेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो इनमें से किसी में फंसे ना हो, लेकिन जो फंसे हैं या फिर आज की तारीख में जो एक तरह से बाज़ार से मायूस हो चुके हैं, उनके लिए बतौर एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस होल्डर के तौर पे आपका सजेशन क्या होगा? देखिए, मैं जिस्ट ऑफ द ये इंटरव्यू में पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये अंतिम 2-3 मिनट का है। मैं इसमें जिस्ट यही बता रहा हूँ कि जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर और ये ट्रेडर के बीच का फ़र्क समझें। आप ट्रेडर मतलब कि ख़रीदते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन खरीदे, 100 का 150 125 हुआ, बेच के निकल गए, वो नहीं बनना है। पहला काम ये करना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी कि जिस तरह आप ज़मीन खरीदते हैं और सोचते हैं कि भाई मुझे जीवन भर नहीं बेचना है, मैं इस ज़मीन को अपने बेटे को दे दूंगा, या कभी मजबूरी हुई तो शादी ब्याह में बेचूंगा, उस तरह से आप अच्छे स्टॉक्स को पहले चुने। अच्छे स्टॉक्स को चुनने के लिए जैसे मैंने क्राइटेरिया बता दिया है कि ये नहीं कि आपने किसी से सुन लिया, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, किसी ने इस पे मैसेज भेज दिया, किसी ने टीवी पे आके बोल दिया, उन सब के जो है एजेंडा चलते हैं, उसमें नहीं फंसना है। आप अपना रिसर्च करें। हम 5 शेयर लेना है, अगर हमको सोलर एनर्जी ही लेना है तो सोलर एनर्जी में एक से एक अच्छी कंपनियां हैं, मैं उनको लूँगा। SW आप स्टर्लिंग विल्सन की बात कर रहे हैं, आप देखें ना कि पिछले 4 साल में उसने प्रॉफिट कहाँ दिया है। एक तरफ वो कंपनी है जिसका मार्केट का PE है 44 और दूसरी तरफ मार्केट का PE है 240। अब 240 वाले को खरीद रहे हैं, वहाँ कहाँ से रिटर्न मिलेगा भाई? वो तो FIIs के पैसे के दम से भाग रहा है। जिस दिन FIIs निकलेंगे आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये गलती इन्वेस्टर को नहीं करनी है। खरीदने से पहले सोचें समझें, खरीदने के बाद मायूस ना हो। आप होल्ड टाइट, बाई राइट, होल्ड टाइट, ये 2 सिद्धांत आपको अपनाने हैं। फर्स्ट इज बाई राइट, खरीदने से पहले रिसर्च करें। दूसरा होल्ड टाइट, खरीद लिए तो आप अस्थिर से बैठे। ये कंपनियां ही आपको 10 गुना रिटर्न, 20 गुना रिटर्न, 30 गुना रिटर्न, 50 गुना रिटर्न दे के जाएंगी। विजय केडिया ने ये सेरा सैनिटरी में पैसा लगाया जब वो 1 रुपये का शेयर था और बेचा जब वो 6,000 रुपये का हुआ। यानी अगर 1 रुपये लगाया तो 6,000 हो गया, अगर 1 लाख लगाया तो वो 600 करोड़ हो गया। तो इसको बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट। ऐसे तमाम हमारे पास एग्जाम्पल। अभी बड़े बड़े एक्सपर्ट भी जो है बता रहे हैं टेलीविज़न पे आकर के कि हमारा 40% प्रोफाइल
रेड में है, 50% रेड में है, तो सबकी हालत पतली हुई रखी है। होगा जब मार्केट गिरेगा, और मार्केट के हम पार्ट हैं, मेरा भी हो रखा है, मार्केट के हम पार्ट हैं, तो हमारा भी होगा। ऑनेस्टली आज जो है आप बता दें आपका प्रोफाइल अभी परसेंटेज वाइज क्या परफॉर्म कर रहा है? देखिए, मैं रेड में नहीं, मैं नेगेटिव में नहीं हूँ। चलिए बधाई। मैं पॉजिटिव में हूँ, और लेकिन ऑल टाइम हाई से देखेंगे तब मैं वहाँ से गिरा हूँ, क्योंकि जब मार्केट ही ऑल टाइम हाई थी तो मेरे भी प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे थे, मेरा जो रिटर्न था वो ऑल टाइम हाई पे था। मार्केट ही गिरी है तो मेरा भी पोर्टफोलियो गिरा है, लेकिन जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था उससे मेरा आज का जो वैल्यू है पोर्टफोलियो का वो उससे ज़्यादा है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखिए लेकिन एक तो ख्याल तो आता है ना कि कहाँ 5 लाख प्रोफाइल दिखा रहा था, आज अगर 2 लाख पे है तो थोड़ा सा कसक तो रहती है। वो तो होता ही है सर, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, प्रॉफिट कमाने ही आदमी वहाँ गया है। लेकिन आपको दूसरा एंगल ये भी देखना है कि मैं इस मार्केट में फिर मैंने पैसा लगा दिया। मैं 1 साल से अंसारुल जी वेट कर रहा था। आपको पता है, मैंने शायद पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैं पिछले जुलाई में मैंने 52 लाख का शेयर बेचा था, ठीक है, और तब से मैं पैसे लेकर बैठा था। मेरे हिसाब से मार्केट का लेवल नहीं आ रहा था कि मैं फिर से मार्केट में परचेज करूं, ठीक है। अभी मुझे परचेज का मौका मिला, मैंने नवंबर में खरीदा, दिसंबर में खरीदा, जनवरी में खरीदा, बजट के दिन खरीदा हूँ, ठीक है। तो मेरे को रेट मिल गया, जब रेट मिल गया तो हम पैसे लगा रहे हैं। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा है। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, आप एवरेज कर लीजिए। आप देखिए, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अपना पर्सनल एक RVNL शेयर है, रेल विकास निगम लिमिटेड, 35 रुपये का शेयर हुआ करता था, मैं तब से इसको देख रहा था। लेकिन जब 70 रुपये का गया ना तो मैंने पहली बार खरीदा, वहाँ से 170 गया तो मैं फिर खरीदा, 200 के लगभग में, 210-5 के लगभग में मैं फिर खरीदा, मैं 400 पे खरीदा, 500 पे खरीदा, 535 के लगभग में मैं लास्ट कर दूँ। आज वो 380 के आसपास आ गया है, ठीक है। तो मेरी बाइंग जो है अभी 380 से नीचे ही है, 300 के इर्द गिर्द है। हालांकि मैंने कुछ लॉट 500 के ऊपर भी खरीदा है, ठीक है। तो मेरे को दोबारा मौका मिल गया कि भाई 543 मुझे याद आ रहा है, लगभग इसी के रेंज में मैंने सबसे जो हाईएस्ट इसका मेरी परचेजिंग प्राइस है वो 540 के आसपास है। बजट के बाद अचानक से रेलवे में ये जो है ग्राफ नीचे नज़र आया है। हाँ, बजट के बाद इसलिए रेलवे का ग्राफ गिरा है क्योंकि बजट में पिछले आप 4 साल से देखें तो हर साल सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ रहा था, और रेलवे में खासकर और डिफेंस में 10% हर साल पिछले 4 साल से बढ़ रहा था। इस बार भी लोगों का अनुमान था कि इस बार भी 10% 12% सरकार बढ़ाकर बजट एलोकेट करेगी, लेकिन वो एलोकेशन मिला नहीं, तो लोग इन्वेस्टर्स को मायूसी आई, तो उसी में कंपनियां गिरी हैं। तो आपको एक मौका है, आप बताइए कि रेल विकास निगम लिमिटेड इतनी बड़ी आज के डेट में कंपनी हो गई है, 500 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प मोदी जी के तो लिस्ट में है, और उन सारे साइड पे आप चले जाइए RVNL का काम चल रहा है। अभी तो काम की शुरुआत हुई, आप अपने लोकल मोतिहारी स्टेशन पे जाके देखें, अभी तो 20 खंभे निकले हैं, ठीक है। अभी तो पूरा वर्क 95% वर्क अभी बाकी है, सारा काम, इसमें मेजर वर्क किसको मिला है? RVNL को मिला है। तो हम क्यों चिंतित हों? मैं जानता हूँ ये कंपनी कल बढ़ेगी, कल फिर 800, 1000, 1200, 1500 जाएगी, तो अभी तो मौका है, लिव, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। और एक अच्छे ट्रेडर की यही पहचान होती है कि वो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पेशेंस कभी लूज नहीं करते। तो बड़े बड़े जो बिग शॉट हैं या फिर बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो भी फंसी हुई हैं, लेकिन सब अभी पेशेंस से काम ले रहे हैं और वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो लोग भी इस मार्केट से मायूस हैं उन्हें परेशान तो होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और चीज़ें बदलेंगी और बदलती ही हैं। ये तो देखा गया है, अब तक शेयर मार्केट का जो इतिहास है वो यही कहता है कि चीज़ें बदलती हैं और एक वक्त आता है जब चीज़ें अपने फिर से उरूज पे चली जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया अंगद जी हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो कुछ अच्छी खबर
हम लोगों के बीच आनी चाहिए जी, उम्मीद करूंगा। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी निगेटिव चीज़ें थी वो लगभग वाश आउट हो गई हैं। अब ट्रम्प साहब का कुछ भी बयान वो अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये भी कमाल की बात है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के बयान को लोग अब जो है मजाक के तौर पर ले रहे हैं, नहीं ले रहे। देखिए, हम अपने इन्वेस्टर्स को हम लोग यही चाहते हैं कि इंडिया मजबूत हो। इंडिया मजबूत कैसे होगा? जब इंडियन लोग मार्केट में अपना पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट हो, जब लगाएंगे। आप देखिए, मैं एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। 2008 में पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हुआ था, इंडिया का भी मार्केट क्रैश हुआ था, 60% मार्केट गिरा था निफ्टी। उस समय FIIs ने कितना सेल किया था पता है? मात्र 1 लाख करोड़। सिर्फ 1 लाख करोड़ पूरे साल भर में इन्होंने बेचा था और मार्केट 60% क्रैश हुआ था। अभी भी बेचा है 1.56 लाख करोड़। और अभी देखिए, सिर्फ अक्टूबर महीने में 114 करोड़ का उन्होंने बेचा है। सिर्फ एक महीने में 114 करोड़ का बेचा है। अगर हमारा DII स्ट्रांग नहीं रहता तो जितनी बिकवाली इन्होंने करी है ना, ये 26,000 से आज हम 23,000 पे हैं। अगर DII की बाइंग नहीं रहती तो ये 13,000 पे हम रहते, या हो सकता है फिर मनमोहन सिंह को याद किया जाता, फिर 15,000 पे रहते, ठीक है। वो कंडीशंस आ सकती थी, लेकिन आज हमारे DIIs मजबूत हुए हैं, हमारे आपके और ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं इनके वजह से। हमने SIP नहीं रोकी है। हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि भाई इतना मार्केट जो है ये और क्या करें, SIP रोक दे क्या? हमने नहीं, ये गलती नहीं करना है, यही तो बचाएगा हमें, यही तो बचाएगा। तो हमें सबका प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। डोमेस्टिक मजबूत होंगे, FIIs की मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। तो हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर, और अगले हफ्ते हम एक बार फिर से पूरे हफ्ते भर की रिपोर्ट के साथ डिस्कस करेंगे अंगद सिंह जी के साथ। और ये STV न्यूज़ पर आर्थिक जगत से जुड़ी और मार्केट से जुड़ी जानकारियां आप तक हम साझा करते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।